This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो स्टूडेंट्स, आज की सुपरविजन की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सुपरविजन या पर्यवेक्षण के प्रकार एवं स्टेप्स। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा और या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं, टाइप्स एंड स्टेप्स ऑफ सुपरविजन इन इंग्लिश। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले पर्यवेक्षण कितने प्रकार का होता है। बेसिकली पर्यवेक्षण दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या डायरेक्ट सुपरविजन तथा दूसरा अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या इनडायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट पर्यवेक्षण यह कार्यकर्ताओं के से आमने सामने की बातचीत के माध्यम से किया जाता है, यानी हम डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे होते हैं वर्कर को। इसका प्रयोग अस्पताल, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक सेटिंग, कम्युनिटी में भी, होम विजिट के दौरान भी इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सुपरविजन के दौरान आपा ना खोएं। कोई अगर गलती वर्कर कर रहा है तो उसके साथ दुर्व्यवहार सबके सामने ना करें। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाएं और निरंकुश तरीकों से बचें। यदि आवश्यक हो तो डांटें, पर अकेले में डांटें। कार्यकर्ताओं को जवाब देने का मौका दें। बहुत ज्यादा और तेजी से बात ना करें। अपने व्यवहार में मानवीय रहें, मानवीय बने और यह मत समझिए कि कार्यकर्ता को बताई गई हर बात वो समझ गए। अव्यवस्थित तरीके से निर्देश ना दें, बड़े ही सावधानी से क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट सुपरविजन। इनडायरेक्ट सुपरविजन में हम डायरेक्टली वर्कर को सुपरवाइज नहीं कर रहे होते हैं। उसके जो भी कार्य के रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखे हुए हैं और लिखित माध्यम से भी पूछ के देख सकते हैं, या किसी एजेंसी के थ्रू सुपरवाइज करवाते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट सुपरविजन कहते हैं। अस्पतालों में वार्ड सेटिंग के दौरान अप्रत्यक्ष सुपरविजन के उदाहरण होंगे कि पेशेंट का रिकॉर्ड चेक कर लिया, रिपोर्ट्स देख ली, केस शीट्स, सामान्य जो ऑर्डर बुक है वो देखे, राउंड बुक को चेक किया, मेडिसिन लेजर बुक देखा, कॉल बुक देखा, प्रोसीजर मैनुअल्स चेक किए, नर्सेज नोट्स चेक कर सकते हैं, या नर्सिंग केयर जो प्लान्स हैं उनको चेक करके, या अन्य कोई भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो वार्ड में मेंटेन होती हो उसको देख के सुपरवाइजर जो अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण है वो किया जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिटी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कर सकते हैं, जैसे कार्यकर्ता की टूर डायरी, शेड्यूल, डेली डायरी, जो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, एमसीएच कार्ड्स बने हुए हैं, फैमिली फोल्डर्स बने हुए हैं, एलिजिबल कपल रजिस्टर हैं, या जो भी रजिस्टर मासिक रिपोर्ट हैं वो उनको चेक करके भी हम क्लाइंट को अप्रत्यक्ष तरीके से सुपरवाइज कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष सुपरविजन में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक कर्मचारी संचालन की योजना के अनुसार और निर्धारित पद्धति के अनुसार ही काम करे और यथासंभव समय के साथ तालमेल रखते हुए उसे पूरा करे। कार्यकर्ता के प्रयासों और उपलब्धियों को एक दूसरे के साथ उनके संबंधों के इनपुट जानने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट का भी विश्लेषण करना चाहिए। ये भी कंफर्म करना चाहिए कि क्लाइंट्स एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं आपस में। जो भी एक काम उनको असाइन किया गया है, जैसे मान लो एक मंथली आपने चेक किया कि एक महीने में कितना कार्य दिया गया था और वो कितना कंप्लीट हुआ है और नॉन परफॉर्मेंस का कारण क्या रहा, उसके बारे में हम जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। और ये भी ध्यान रखते हैं कि मार्गदर्शन भी, उचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए कि उसे वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या स्टेप्स होंगे पर्यवेक्षण के। तो पर्यवेक्षण के दौरान अपनाए जाने वाले जो स्टेप्स हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है कि सबसे पहले कार्य की परिभाषा सुनिश्चित करें। दूसरा, पर्यवेक्षण की जो गतिविधियां हैं उनका चयन करें। तीसरा, कठिनाइयों का पूर्वानुमान लगाकर रखें और मूल्यांकन के लिए मानदंडों की स्थापना करें। सबसे पहले पॉइंट है कि किए जाने वाले कार्य की परिभाषा। इसका तात्पर्य ये है कि पर्यवेक्षण को सबसे पहले तो अपनी पोजीशन स्पष्ट रूप से पता हो कि वह लाइन पोजीशन में है या स्टाफ पोजीशन में। लाइन पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती है और स्टाफ पोजीशन कंसल्टेटिव या सलाहकार की पोजीशन होती है। उसके हिसाब से वो सुपरवाइजरी एक्टिविटी अपनी सेट करता है। और जॉब की परिभाषा में ये भी ध्यान रखना होता है, निर्धारित करना होता है कि क्या कार्य
किया जाना है, उसके उद्देश्य क्या हैं और इस दौरान उस इंस्टीट्यूशन या जो कम्युनिटी में हम सुपरवाइज कर रहे हैं उनकी जो भी आवश्यकता है और जो जिस व्यक्ति को हम सुपरवाइज कर रहे हैं उसके गुण और वहाँ आने वाली समस्याओं के बारे में हर चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। सेकंड आता है कि पर्यवेक्षण की जो गतिविधियां हैं उनका चयन। यह इस संबंध में हम संदर्भित करते हैं या हम बताते हैं कि जो हम सुपरविजन के लिए एक्टिविटी करेंगे वो भी पहले से निर्धारित होनी चाहिए और उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना है उपलब्ध सुविधा क्या क्या हमें रिसोर्स अवेलेबल हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनकी क्षमताओं पर भी आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कठिनाइयों का पूर्वानुमान। इसका अर्थ है कि जॉब के दौरान जो भी वर्कर है उनको जो भी कठिनाई आ रही है उसका भी हमें इसमें ध्यान रखना होता है। सेवा समस्याएं हो सकती हैं, प्रशासनिक कठिनाइयां हो सकती हैं या व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, जैसे संसाधनों की उपलब्धता कम हो, आपसी रिलेशंस कैसे हैं स्टाफ के बीच, कोई इमरजेंसी आ गई है उसके कारण कोई कार्य नहीं हो पाया, इन सब बातों का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है मूल्यांकन के लिए मानदंडों की स्थापना। इसका मतलब कि हमें कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करना है कि हम किस बेस पे इवेल्युएट करेंगे। जैसे हम चेकलिस्ट बनाते हैं तो वो भी एक प्रकार के मानदंडों की स्थापना हो गई, तो चेकलिस्ट बना सकते हैं कोई भी सुपरविजन के लिए। और सुपरविजन के दौरान जो स्टाफ है, सुपरवाइजर है उसका भी, और जो जिनको सेवाएं दी जा रही है उनसे भी हम बातचीत करके सुपरविजन की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। My student support system. Keep watching, keep learning.